हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और भाई आपका पुष्कर भी आ गया है आपके साथ एक नई वीडियो लेके। तो भाई इस चैनल पे आपको पता होगा कि भाई पहले वीडियो लेके तो भाई इस चैनल पे आपको पता होगा कि भाई पहले यूपी बोर्ड्स की वीडियो या हिंदी मीडियम की वीडियोस आती थी। तो भाई आज क्या होगा, आज तो इस चैनल पे सीबीएसई बोर्ड की भी वीडियोज़ आएंगी। तन्वी दीदी आपको हिंदी मीडियम का पढ़ाएगी और पुष्कर भैया आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम का। तो भाई आज हम लेके आए तड़कता भड़कता मस्त चैप्टर। आपका नई नई क्लास में आए हो गया आपको मज़ा आ रहा होगा, मस्त भाई टॉप करेंगे क्लास 10th में। तो इसका जिम्मा हम लेंगे भाई, हम आपको टॉप करवाएंगे क्लास 10th में, साइंस का, मैथ्स का, पूरा सोशल साइंस का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का भाई मैं आपसे जिम्मा लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आप पक्का टॉप करोगे भाई। तो भाई आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका हम करने वाले हैं। तो भाई हम ज़्यादा बातें करते नहीं है भाई, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते टाइम वेस्ट करने में। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर का आपको नाम पता चल रहा होगा भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम तो बहुत सही सा है भाई, इजी सा लग रहा है ना। पर ये चैप्टर बेटा इजी तो है, पर अभी शुरू में तुम्हें आएगा नहीं। मैं बताता हूँ, देखो पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन है एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन से क्या पता चलता है, ये इसकी जैसे हेडिंग है केमिकल रिएक्शन, तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि क्या होगा, इससे तुम्हें क्या पता चलता है इस केमिकल रिएक्शन की हेडिंग से। तो भाई तुम बोलेगे भैया केमिकल रिएक्शन का मतलब कुछ रिएक्शन होता होगा केमिकल का। अरे नहीं यार, इसके अंदर है तो वही, पर थोड़ा अलग तरीके से है, तुम मज़ा आ जाएगा। हम पहले पढ़ते हैं भाई व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने हेडिंग के अंदर इसके अंदर पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है हमारी भाई चैप्टर का नाम। तो भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है भाई, हलवा है। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में हर चीज़ भाई। जब भी तुम्हें कोई आंसर लिखना हो सब में लिख दो प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर, मतलब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के कुछ नया फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, आपको सुना होगा, हमारा हाइड्रोजन एक गैस होता है भाई, गैस होता है। और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ा होगा 9th में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है भाई, H2O बना लेता है भाई। H2O क्या होता है, H2O भाई पता नहीं है क्या तुम्हें, पानी होता है भाई हमारा पानी, ये हमारा पानी, हमारा H2O कुछ नहीं होता, हमारा ये H2O होता है पानी। तो भाई तुम्हें इससे पता चल गया होगा हमारा पानी होता है H2O। तो भाई पानी कैसे बना, जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिल गया तब जाके पानी बन गया भाई, H2O बन गया। अब हमारा जो इस तरफ जो होता है ना, जो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो भाई इसको हमें दिया है, केमिस्ट्री ने बोला है कि भाई ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की वैसे तो आती नहीं है एग्जाम में कि भाई क्या होता है रिएक्टेंट, पर अगर मैम पूछ ले कि बेटा रिएक्टेंट क्या होता है तो बोल देना कि मैम जी रिएक्टेंट होता है जो आरएचएस साइड में होता है, जिसके साथ हमारी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हमारी ये प्रोसेस जाती है, जो प्रोसेस में जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमें मिला, क्या मिला, पानी मिला। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यहाँ पे दही दही मैंने लगा रखी है बिल्कुल मस्त भाई, दही खाने का मन हो गया होगा पर दही खानी नहीं है। देखो दही है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो मैं इससे क्या पता चलता है भाई कि हमारी दही कैसे बनती है। जब दूध, तो तुम्हारी मम्मी को देखा होगा कि दूध उसके अंदर डाल के फिर दही डाला, फिर जाके एक थोड़ी सी दही बन गई बहुत सारी, तो दही कैसे बनती है, वही फॉर्मेशन, उसका केमिकल प्रोसेस होता है भैया, तभी तो दही बनी। तो तुम्हें इस पूरे के पूरे स्लाइड से क्या पता चला, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये पहला क्वेश्चन पक्का आएगा, तुम्हारी मैम भी लिखवाएंगी, मैं गारंटी लेता हूँ। इसको नोट कर लेना भाई, कॉपी पेन ले आके, ठीक है, जाओ भाग के कॉपी पेन लेके आओ और लिखो, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आराम से भी बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब भाई हम अपने दूसरे तरफ बनते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन या फिर समझ लो दूसरी बात क्या होती है। दूसरी बात ये है कि चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है यूटी में, गारंटी लिख के लेना, जो भी 10th में किसी भी स्कूल में है ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैम पूछेंगी कि बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।
आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगी, या तो इसको थोड़ा घुमा के इसी लैंग्वेज में लैंग्वेज चेंज कर दी। चेंजेस अगर क्या क्या चेंज होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, कैसे हमें पता करें भाई? पता कैसे करें हम कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? मुझे कैसे मान लूँ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? मैं कैसे मान लूँ? मैं तो नहीं मानूंगा। तो भाई हमारी केमिस्ट्री ने कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ 5-6 चीज़ें दी हैं, अगर वो हुआ है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो भाई सबसे पहला है हमारा चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो जाना मतलब हमारा जैसे है कि भाई कुछ कोई चीज़ है हमारी जो हमारी भाई लिक्विड में है, अब लिक्विड से भाई वो बन गया है मस्त, लिक्विड से वो भाई बन गया है हमारा सॉलिड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। क्या होता है भैया? क्या हुआ? वो ही तो केमिकल रिएक्शन हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। बट क्या हुआ? चेंज इन स्टेट अगर है, अगर तुम्हारा चेंज इन स्टेट है तो भाई तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। मैंने डाला केमिकल, वो भाई उड़ गया। क्या हुआ? चेंजिंग स्टेट हो गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड बन गया। तो क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा स्टेट में चेंज हो गया, मतलब तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब भाई यही हमारा पता करने का पहला स्टेप। अगर भाई उसका चेंज स्टेट नहीं हुआ, भाई वो लिक्विड था, लिक्विड ही रह गया, तो हमें देखना है कि भाई चेंज इन कलर तो नहीं हुआ। चेंज इन कलर हुआ होगा तो भाई तब भी हुआ, तब भी केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर चेंज इन कलर हुआ है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर हो गया मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। भाई जैसे हमारा पिंक था कुछ, हमने उसके अंदर ब्लू डाल दिया, वॉयलेट बन गया, भाई केमिकल रिएक्शन हो गया। भाई हमारा केमिकल रिएक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया, हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं इसके अंदर। अब हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, भाई हमने डाला कोई केमिकल डाला, भाई हमने लिया एक समझ लो पानी लिया, पानी के अंदर हमने डाल दी क्या, थोड़ी सी वो डाल दिया, एसिड डाल दिया, कोई पानी के अंदर एसिड डाल दिया, या एसिड के अंदर पानी डाल दिया, क्या होगा? गैस निकलने लग जाएगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी। भाई क्या होता है? वो गैस इवॉल्व हुई ना, गैस भाई तुमने तो डाली नहीं, गैस अपने आप बनी है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, गैस निकलती है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, भाई कोई मस्त हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे डाल दिया और भाई हुआ क्या? भाई गर्म हो गया टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, छू भी नहीं सकता। भाई क्या हुआ? गर्म क्यों हुआ? क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है मतलब चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो भाई मुझे पता चल गया कि भाई वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब कोई मैंने आपको जैसे अभी बता दिया ये टेम्परेचर वाला। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है कि कुछ प्रेसिपिटेट हुआ है, उसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट हाँ तो भाई हम क्या बात कर रहे थे भाई? चेंज इन टेम्परेचर के बाद हम बात कर रहे थे चेंज इन प्रेसिपिटेट। भाई साहब कुछ हमने लिए केमिकल, समझो मैंने लिया केमिकल ए, समझो मैंने लिया भाई केमिकल ए और दूसरा मैंने लिया केमिकल बी, दोनों को यहाँ बीच में प्लस साइन होता है अगर हम कुछ भी भाई दोनों को एक साथ कर जोड़ते हो ना, जोड़ते हो प्लस साइन होता है, तो इसके अंदर भी प्लस है भाई। इस साइड को क्या बोलते हैं बेटा? हमारे LHS को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो गया है, जो मिला है, जो बनेगा, जो बन जाएगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो बनेगा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। ए और बी समझ लो हमारे 2 चीज़ें हैं, समझ लो हमारा ए है कुछ और हमारा कुछ बी है। ठीक है, हमारा ये दोनों ए और बी है और यहाँ पे एरो लगाते हैं इज इक्वल्स टू, कुछ लोग बनाते हैं भाई, अभी लगाओगे बिल्कुल नहीं, गलत होगा। इज इक्वल्स टू लगाना, यहाँ एरो लगा। ठीक है, ए और बी बनाया तो ए बी तो बना ही, ए बी हमारा बन गया, पर एक सी प्रेसिपिटेट भी बन गया भैया। कुछ नीचे रह गया यार, वाइट वाइट सा कुछ नीचे काला काला रह गया, तो वो जो मिक्स नहीं हो पाता है उसके साथ, जो दोनों में कुछ तो मिक्स होगा पर जो बच गया, जो मिक्स नहीं हो पाया, जो सॉल्युबल नहीं था उसके साथ, वो नीचे जाके जम जाता है। तो भाई वो जमा हुआ हमें क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब भैया केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, मजा आ गया भाई, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो हमें ये कम से कम नहीं कुछ तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट याद रखा, एग्जाम में जरूर आएंगे। व्हाट आर द चेंजेस यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? क्या क्या चेंज होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर?
पहला चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिकॉल कर लो सारा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, भाई फॉर्मेशन ऑफ कलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल और भाई केमिकल चेंज। भैया मैंने कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज भी है इस चैप्टर में। फिजिकल और केमिकल चेंज मैंने कुछ पढ़ा था 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में, शायद मैंने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंज भैया क्या होता है। फिजिकल और केमिकल चेंज भैया कुछ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े तो थे, तो भाई वही है इसके चैप्टर के अंदर, फिजिकल और केमिकल चेंज। अब भाई मैम पूछ सकते हैं व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। समझ लो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कुछ है नहीं, समझ लो मेरे पास ये पेपर है, देखो समझ लो मेरे पास ये एक, मेरे पास समझो मेरे पास एक, समझो मेरे पास ये पेपर है, दिस इज माई पेपर। इफ आई विल टीयर दिस पेपर देन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ ही नहीं ना भाई, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। पेपर तो पेपर ही रहा ना, मैंने इसको कितना भी फाड़ लूँ कितना भी फाड़ लूँ भाई, पेपर तो पेपर नहीं, पेपर ही है ना, ये तो पेपर ही है ना भाई, कुछ नया तो फॉर्म नहीं हुआ भाई, कोई नया भाई कुछ नया पेपर फॉर्म हो गया भाई, रेड ब्लू पेपर फॉर्म हो गया नहीं भाई, वही पेपर रह गया, बस इसका साइज चेंज हो गया। क्या हुआ, फिजिकल चेंज है भाई, फिजिकली मुझे दिखने में चेंज हुआ ना, ये कुछ अंदर से तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ये है तो पेपर ही ना, तो बस वही है इसके अंदर। अब भाई हम फिजिकल चेंज में एक और पॉइंट होता है कि भाई चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सब्सटेंस, मैंने तुम्हें बता दिया, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या तो शेप चेंज होगा, या तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि भाई हमारा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया, समझो तुम्हारी मम्मी ने ग्लास दिया, बेटा एक काम करो ग्लास जाओ रख के आओ किचन में, तुम जाते जाते मस्त खेलते खेलते ग्लास ऐसे छूट गया, टूट गया ग्लास, था तो वो ग्लास ही, ग्लास के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ ना, हुआ तो है तो वो ग्लास ही ना, तो बस फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को कितना भी मोरो मोरो, रहा तो पेपर ही ना भाई, 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये तो कॉमन है। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, सीधा इसका, इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया कुछ बन जाता है। अब भाई चेंजेस इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज अकर, भाई उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अंदर कुछ चेंज होता है उसके, भाई उसके जो अंदर जो जिस केमिकल से, पेपर भी कुछ केमिकल से बना होगा, कुछ केमिकल से बना होगा ये पेपर, वुड से बनता है मुझे पता है, पर वुड बाद भी कुछ केमिकल लगे होंगे तभी तो ये ऐसे बना है पेपर, तो भाई इसके अंदर कुछ तो होगा, तो भाई कुछ ना कुछ एक आध तो केमिकल यूज़ होगा ना, तो भाई यही केमिकल, इसके अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुए, केमिकल चेंज हुए बस। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आयरन रस्टिंग, भाई आयरन रस्टिंग समझ लो, मैंने लोहा लिया उसके अंदर जंग लग गई, भाई जंग लग गई, हुआ केमिकल चेंज है भाई, केमिकली चेंज हुआ है। जैसे बर्निंग, बर्निंग, अब यहाँ पे देखो कटिंग ऑफ वुड, चॉपिंग ऑफ वुड, और कटिंग ऑफ वुड दोनों तो सेम है, मतलब कटिंग ऑफ, मैंने वुड को काटा, रहा तो वुड ही, पर अगर हम मैंने वुड को भाई बर्न किया, जला दिया, राख बन जाएगी भाई, काली काली राख, राख बनेगी, तो भाई वही राख तुम्हें बतानी है, राख क्या हुआ, केमिकल चेंज, काटा क्या हुआ, फिजिकल चेंज, फिजिकली चेंज हुआ ना। अब भाई तुम बोले भाई वो भी तो फिजिकल चेंज हो गया, मतलब वो उससे राख बन गई, भाई राख तो बनी, पर वो तो वुड अब वापस तो नहीं आ सकती ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, ये सब तो तुम आराम से कर लो, स्लाइड्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ आपके भाई दोनों भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं प्लीज़। और भाई हमारे हिंदी मीडियम वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपके लिए वीडियो आ रही है, तनु दीदी बना रही है वीडियो, और आएंगी वीडियोस, और भाई आपके भैया तो भाई हमारा, तो भाई आगे हम पढ़ने वाले हैं अब व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स हैं, वही आएंगे एग्जाम में, लिख के दे रहा हूँ, आई एम श्योर, आई एम गारंटीइंग यू कि भाई ओनली दैट टॉपिक्स विल बी कमिंग, प्लीज़ लुक आफ्टर इट। तो भाई तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई, इससे ही हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आया थोड़ा चैप्टर के थोड़ा पास आया, यहाँ आया व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। भाई समझ लो जो सिंपल वे है, सबसे ज़्यादा सिंपल वे है उस लिखने का किसी केमिकल इक्वेशन को, उस वर्ड इक्वेशन के अंदर, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारा ये है यहाँ पे
Mg+O2 इक्वल्स टू MgO। भाई अब हमने इसको केमिकल इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू लग जाता है भाई, इक्वेशन में याद रखना, इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल्स टू लग जाता है। अब भाई MgO है, जैसे हमारा Mgm, मैग्नीशियम हम पूरा लिखेंगे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन OXYZEN इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई ये पूरा क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन हुआ। ये क्या हुआ, वर्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन द सिंपलेस्ट वे टू राइट, जो सिंपल वे है, सबसे ज़्यादा सरल तरीका, सिंपल तरीका उस वो एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का, एक वर्ड इक्वेशन के रूप में, केमिकल इक्वेशन को एक वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखने का सबसे सिंपल तरीके को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ज़्यादातर ये आता नहीं है भाई, ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, समझ लो, समझा दिया होगा। जो हम वर्ड इक्वेशन में अगर लिख सकते हैं, अगर वो वर्ड इक्वेशन मिलेगा लिखा है इज इक्वल्स टू डाल के, तो हमारा वो केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है, अब स्केलेटल इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। स्केलेटल इक्वेशन, व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं सीधा साधा मतलब बता देता हूँ। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब जो एटम का नंबर होता है, जैसे हमारा ये Mg है, ये हमारा यहाँ Mg है, या Mg और G कितना है, 1 है, यहाँ 1 आगे छुपा होता है, तुम्हें पता होगा भाई, 9th में पढ़ा होगा, तो 9th में प्लीज़ पढ़ के आए होगे, मैं ऐसा सोचता हूँ तुम लोग पढ़ के आए होगे, तो प्लीज़ कॉपरेट। ठीक है, तो हमारा Mg के पास वो 1 है, O के पास 2 है, O के पास 2 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 नीचे सब्सक्रिप्ट में होना चाहिए था, पर देख लेना प्लीज़, ये PPT में हो नहीं पाता है, थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज़ ये थोड़ा कॉपरेट कर लेना इसके लिए। ठीक है, Mg स्केलेटल इक्वेशन मैंने जैसे कहा था, तो भाई स्केलेटल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच बोथ द साइड्स ऑफ एटम आर नॉट इक्वल। यहाँ पे Mg है 1, ऑक्सीजन है 2, ठीक है, पर यहाँ MgO यहाँ पूरा का पूरा 1 है, यहाँ हमने 2 लिखना चाहिए था। हमारा ये होता तब मैं मानता भाई कि हमारा वो है, हमारा ये है, हमारा ये वो है, हमारा ये स्केलेटल इक्वेशन नहीं है, समझे। स्केलेटल इक्वेशन की सीधी सीधी फुल फॉर्म है कि भाई स्केलेटल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, लिख लो, स्केलेटल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम का नंबर बोथ द साइड, दोनों की तरफ बराबर नहीं है। भाई बराबर नहीं है, तराजू देखा है, एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, ज़्यादा कम नहीं करना बेटा। और क्यों नहीं करना है वो आगे वाली आपको स्लाइड्स में पता चलेगा। भाई दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 नहीं रह सकता, यहाँ भी 2 होगा। अगर यहाँ 1 है तो इसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ एटम, ये हमारे एटम है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, देन वी विल कॉल इट एज अ स्केलेटल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन को पता ही होगा भाई, इफ द नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड्स आर इक्वल, देन वी विल कॉल दिस एज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारा Mg, हमारा जैसे हम थोड़ा क्लियर कर देंगे, यार कुछ ज़्यादा ही रश हो गया, तो हमारा जैसे यहाँ पे है अब Mg+O2, यहाँ पे Mg है, जैसे Mg का 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Mg का भी 1 है, O2 है, O2 का पर 1 ही है, यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा बेटा आगे, यहाँ नीचे नहीं लगा सकते। और ये बैलेंस आगे सिखा रहा हूँ अभी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाओगे, मिलेगा दोनों, तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, अभी तुम्हें लग रहा होगा आधा आधा पढ़ा रहे हैं, भाई आधा नहीं है, आगे वाली स्लाइड्स तो देखो यार, फास्ट फॉरवर्ड करके मत जाना बेटा, समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर हुआ है। तो भाई आगे देखते हैं, बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन, दो तुम लोग चाह रहे थे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम पहली बार सीखोगे। तो भाई बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, हलवा है, यहाँ पे और यहाँ पे, समझ लो। ये हमारा क्या होता है, इस साइड में जो हमारा होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था रिएक्टेंट। इस साइड में जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस साइड का रिएक्टेंट, इस साइड का प्रोडक्ट। तो भाई Fe हमारा आयरन है, लोहा लिया भैया मैंने, समझ लो ये हमारा लोहा है, लोहा लिया, वाटर लिया, पानी लिया, मिला दिया, लोहा को पानी के अंदर डाल दिया, लोहे को पानी के अंदर डाला, समझ लो ये मेरा लोहा है, ये मैंने इसको इस पानी के अंदर डाल दिया, तो हमारा क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, इवॉल्व होगी
मैंने तुम्हें 5 पॉइंट बताए थे कि भाई अगर उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस याद आया, चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे वाली स्लाइड में बताए थे, 5 पॉइंट आया। पहला आया हाइड्रोजन निकली, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, वही है ये। हमने आयरन लिया, आयरन को हमने डाला पानी के अंदर, तो भाई आयरन को हमने पानी के अंदर डाल दिया तो Fe3O4 बना हमारा फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बन जाएगा। तो भाई अब तुम यहाँ देखो, तुम्हें ये बैलेंस लग रहा कहीं से? मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पीछे क्या कहा था कि अभी ये कौन सी इक्वेशन है, पहले तुम ये बताओ स्केलेटल इक्वेशन है कि नहीं है, पहले बताओ ये स्केलेटल इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ क्यों है स्केलेटल इक्वेशन भैया? क्योंकि द नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे Fe3 है भैया, यहाँ पे तो Fe2 ही है, ये तो पहली नज़र में गुल हो गया, यहाँ पे तो है ही नहीं है। तो भाई पर हम कैसे बैलेंस करें भाई, बैलेंस कैसे करें भाई? मैं जवाब है कैसे करूँ बैलेंस, कैसे करें मैं सिखाता हूँ। देखो हमारा, देखो स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के स्टेप्स क्या हैं? चलो बैलेंस करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई हमारा, मैंने अभी पीछे यही वाला एग्जांपल लिया था, Fe3H2O, Fe को हमने वो पानी के अंदर डाला, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आगे हमने लिया आयरन, Fe लिया, प्लस H2O पानी लिया, हमने लिया लोहा और पानी दोनों को मिला, ठीक है। समझ लो ये रहा मेरा लोहा, लोहे की कील ली मैंने, ये रहा पानी, इस लोहे के कील को पानी के अंदर डाला, भाई हमारा Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बबल्स निकलने लगे, गैस निकलने लग गई, बबल नहीं मतलब गैस निकलने लग गई, कुछ धुआं निकलने लग गया, और वो धुआं किस चीज़ का? हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें तुम्हें बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पहले के पहले एक टेबल बनानी है इस तरीके से। तुम थोड़ा आगे जाओगे तुम्हें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी तुम जैसे अभी छोटी क्लास में हो, तो तुम्हें छोटी क्लास में नहीं मतलब अभी तुम थोड़े और चैप्टर्स पढ़ लोगे, तुम्हें आदत हो जाएगी। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना है, इस पार्ट को आगे मत करना, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्लास 10th की केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ज़रूरी है। मार्क्स कट जाएंगे भाई बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बैलेंसिंग हर इक्वेशन में चाहिए। तो भाई बैलेंसिंग हम करेंगे। Fe पहले हमें देखो, हम पहले देखेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट की साइड कितना है, और इसके पहले हम लोग एलिमेंट के नाम लिख देंगे भाई। एलिमेंट, ये टेबल देखी हुई है NCERT, वहीं से तो लाया हूँ, वहीं से तो चापी है मैंने, ठीक है। हमने पहले एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिखने हैं। एलिमेंट मतलब Fe, H2O, H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिए। यहाँ पे Fe था लिख दिया, ये H2O हाइड्रोजन था लिख दिया, ऑक्सीजन था लिख दिया। अब इसके बाद LHS लिखना है और RHS लिखना है। LHS क्यों भाई, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, इसलिए LHS और RHS, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे Fe के हमने लिखना है कि भाई LHS में हमारे Fe के कितने हैं, हमारे एटम्स कितने हैं LHS में Fe के। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 एटम है, ठीक है। और RHS में हमारे कितने एटम है Fe के यहाँ 3 लिखा है नीचे, भाई E के 3 है, दोनों के होते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे 3 लिख दिया। हाइड्रोजन के देखो यहाँ कितने, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 2 लिख दिया। और इसके बाद हाइड्रोजन के इस तरफ कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के इस तरफ कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, 4 लिख दिया। टेबल बना ली, बस पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप हमें पहले करेंगे हम बैलेंस, हम ऑक्सीजन को क्यों करेंगे भैया, ऑक्सीजन को किसी से भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि भाई जो बड़ा नंबर इसके अंदर देखो कौन सा है, सबसे 4 है, 4 किसका है, ऑक्सीजन का। तो हमें 4 बड़े वाले से करना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से। वैसे तुम किसी से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और नॉट एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो भाई हमने पहला लिया। इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एटम, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को। तो इनिशियली मतलब अभी कितने हैं देखो। रिएक्टेंट मैंने कहा था भाई, ये रिएक्टेंट कुछ नहीं है, ये रिएक्टेंट वही LHS है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट वही LHS है। यहाँ LHS और RHS लिख देता हूँ ताकि तुम्हें भाई कोई भी प्रॉब्लम ना आए, भाई तुम कंफ्यूज ना हो। मैंने अभी तुम्हें बताया था LHS और RHS
जो हमारा RHS की साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है जो हमें मिला है, LHS की साइड रिएक्टेंट जो जिससे बना है, ठीक है। LHS तो इनिशियली H2O है, ठीक है, H2O है पूरा। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भाई दे दो 2 है मेरे ख्याल से। 2 कहाँ है भाई, पागल है क्या, यहाँ देख, ये हाइड्रोजन के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ तो एक भी नहीं है ना, ये 1 होगा, 1 है ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ कितने हैं भाई, 4 हैं। तो इसको हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए तू क्या करेगा, इस 4 को या तो तू एक काम करेगा कि 4 को 1 बना देगा। 4 को 1 बना सकता है कभी, बड़े को तू छोटा कर सकता है, पर तू कभी ये कर सकता है कि तेरे पास कुछ बड़ी चीज़ को तू छोटा, मतलब 4 को तू 1 बना सकता है, 4 नंबर 4 को तू 1 बना सकता है, वैसे बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 को तू 1 बना सकता है, नहीं बना सकता ना, तो हमें छोटे वाले को इंटू कर देना है 4 से। अगर इस साइड जितना है उस साइड से इंटू कर दो, ताकि दोनों तरफ बैलेंस होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ हमें अगर 2 दिया हुआ है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे दोनों 4 हो जाए। यहाँ 1 दिया हुआ है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ जैसे कि हमारा 1 दिया हुआ है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई किया भाई, यहाँ पे 1 दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 4 आ गया। यहाँ पे तो पहले से ही 4 था, देख ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से ही 4 है, यहाँ 4 से ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ 4 भाई, यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी तो लगा, 4 यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी तो लगा भाई। यहाँ तू देख H2O लिखा है तो यहाँ भाई 4 हाइड्रोजन के साथ भी तो लग गया, पर ये हाइड्रोजन के साथ लगने के बाद ही मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, क्योंकि ये H2 लिखा है, हाइड्रोजन के पास 2 है मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब H2 हुआ, H2 हुआ तो मतलब भाई मतलब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके साथ हुआ, इसके साथ तो 4 हो गया भाई, बैलेंस हो गया। पर ये इसको किया भाई साहब, अब दिक्कत एक और हो गई भाई साहब, ये 8 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये देखो ये है ना एक 4, ये 4 इसके नीचे नहीं लगाते हैं बेवकूफ़, कभी नीचे मत लगा देना, मार्क्स कर जाए, सच बता रहा हूँ, ऐसी गलती नहीं करना, हमेशा आगे लगता है, आगे लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। H2O लिखा है, अगर H2O लिखा है तो H2O के अंदर भी आगे लगेगा, या तो Fe लिखा है, हमारा Fe लिखा है, Fe के अंदर भी आगे लगेगा। कोई भी नंबर तुम जिससे करोगे तो यहाँ नीचे नहीं लगता ना, यहाँ लगता है, अलग से नहीं लगता, ये गलत है, ये गलत है। तो तुम्हें लगाना है आगे, आगे लगाया तो हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया भाई, ये दिक्कत और हो गई, यहाँ पे 8 हो गया, पर यहाँ पे तो भाई 2 ही है, तो हमें अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 8 हो गया, चलो 4 इंटू 2 8 हुआ, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब भाई टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 4 ऑन RHS के अंदर भी 4 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई, हमें क्या करना 8 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो हमें भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 तो पहले से ही है भाई, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 तो पहले से ही है, हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू 2 क्या हुआ, 8 हो गया। तो भाई हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, 8 हो गया, बैलेंस हो गया, ये पूरा बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 इंटू 4 8 हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 4 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। हमारा बचा क्या, हमारा आयरन बचा, Fe बचा, Fe बचा, ठीक है, Fe3 है, यहाँ पे Fe है। तो भाई हमें अब करना पड़ेगा कि भाई थर्ड है, एक बचा है बस, तो यहाँ पे कितना है, Fe3 है, तो यहाँ पे हमें 3 लगा देना है बस, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, जितना है। अगर यहाँ पे Fe3 है समझ लो, यहाँ पे Fe3 है, पर यहाँ Fe समझ लो, यहाँ पे Fe4 होता समझ लो, और यहाँ 2 होता, यहाँ पे समझ लो 3 की जगह 4 होता समझ लो, और यहाँ 2 होता। तो हम क्या करते हैं भाई, हमें इसको 4 बनाना है, तो हम लोग 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 बन गया। मतलब हमें इसके बराबर करना है, हमें छोटे वाले को बड़े वाले जितना करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे नंबर से जिससे वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये पूरी इक्वेशन हो गई है बैलेंस, क्योंकि देखो अब दोनों तरफ अब तुम देखना चाहो, देखोगे तो दोनों की दोनों तरफ यहाँ पे Fe3 है, Fe3 है, फोर 4 2 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है याद रखना, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये 4 इसका भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है। ये हो गया बैलेंस, तुम्हारा पहला पराग पार। भैया प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है।
तुम लोग बुक उठाना, बुक में से NaCl वाला दिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करना, प्लीज 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 प्रैक्टिस करना। मजा आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक दो कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करो, देख गारंटी करता हूँ पक्का आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं आगे। भाई साहब, मैंने इतनी बड़ी राम कथा तुम्हें पढ़ाई बैलेंस करने की, बैलेंस क्यों करें भाई, बैलेंस क्यों करें, ज़रूरत क्या है बैलेंस करने की भाई, मैं क्यों करूँ बैलेंस, क्यों करूँ मैं बैलेंस, क्या ज़रूरत है, मैं क्यों करूँ बैलेंस। तो भाई बैलेंस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, पढ़ा है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास क्लास 9th में, अगर तुमने तो याद होना चाहिए, वरना मैं पढ़ा दूँ। तुम लोग भूल गए, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। 9th मुझे पता है कैसे कैसे निकली है तुम्हारी, सब पता है, सब पता रहता है भाई हमें, मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्यों हमें बैलेंस करना है भाई, मैं क्यों रखूँ इस तरफ 8 है तो इस तरफ 8 क्यों रखूँ, इस तरफ 4 क्यों नहीं रखूँ, बैलेंस क्यों करना है, बराबर क्यों करना है, क्या ज़रूरत है बराबरी की टक्कर क्यों करें, इसलिए करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, पढ़ा है, याद आया, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास बन सकता है ना तो मास को हम बिगाड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, समझ गए। तो उसी वजह से हमें क्या है कि हम नंबर ऑफ एटम्स को, तो उसी वजह से ना तो हम नंबर ऑफ एटम्स को हम बना सकते हैं, ना तो हम नंबर ऑफ एटम्स को हटा सकते हैं, तो हमें दोनों साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पक्का बोल रहा हूँ, याद कर लो। तो तुम्हें इतना लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड शुड बी इक्वल, बस नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड शुड बी इक्वल। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास पक्का लिख के आना, पूरा उसका लिख देना, क्या होता है डेफिनेशन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, उसका लिख देना कि दैट्स व्हाई इट इज वी आर have to balance the chemical equation, the number of atom both the, मजा आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे आ सकते हैं, ना तो हम नंबर ऑफ एटम्स को हटा सकते हैं, तो हमें दोनों साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पक्का बोल रहा हूँ, याद कर लो। तो तुम्हें इतना लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड शुड बी इक्वल, बस नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड शुड बी इक्वल। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास पक्का लिख के आना, पूरा उसका लिख देना, क्या होता है डेफिनेशन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, उसका लिख देना कि दैट्स व्हाई इट इज वी आर have to balance the chemical equation, the number of atom both the sides should be equal। ठीक है, इसके बाद भाई एक समझ लो, अब मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है 10th क्लास में, एंड गारंटिंग ये तुम्हारे ये UT 1 में लिख के ले लो, ये आएगा 100% आएगा। क्यों भाई, ये क्वेश्चन आएगा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। भाई मैग्नीशियम रिबन है, इस समझ लो ये है, वैसे तो ये पेपर है, मैग्नीशियम रिबन को हमने, ये देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, इसको हम साफ क्यों करते हैं भाई, ऐसे घिसना क्यों, क्लीन मतलब घिसते हैं, क्यों घिसते हैं, रब क्यों करते हैं, इसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, सैंड पेपर से ही रब करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट इन एयर, क्योंकि जब वो ऐसे रखा रहता है, रखा ही तो रहता है भाई, क्योंकि जब वो एयर में रखा रहता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। मैग्नीशियम भाई हमारा, मैंने जैसे तुम्हें बताया था पीछे भी सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो के, मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना देता है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, तो इस वजह से वो जलने में मुश्किल होती है, जल नहीं पाता भाई वो अच्छे से, जितना अच्छे से उसको जलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग घिस देते हैं ताकि उसकी जो लेयर बनी है वो हट जाए और वो अच्छे से जल पाए। बस इतना लिख देना है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग इट बिकॉज व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, या फिर व्हेन इट इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मतलब जब वो रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाता है। तो क्या होता है, दिस लेयर रिस्ट्रिक्ट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और इस लेयर की वजह से मैग्नीशियम जल नहीं पाता है, बर्न नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हमें वो साफ़ करना पड़ता है। सीधी सीधी डेफिनेशन ये छाप देनी है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज इफ मैग्नीशियम रिबन विल नॉट be cleaned before burning, then it will not be burned very smoothly because it is covered with the layer of magnesium oxide। बस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से वो ढक जाता है, इस वजह से वो जल नहीं पाएगा, तो हमें उसको घिसना पड़ेगा ताकि उसकी ऑक्साइड की लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए, वो अच्छे से मैग्नीशियम जले, ठीक है। यही है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया, ये डायग्राम आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जलाने का है, कुछ हथियार होता है, और ये मैग्नीशियम रिबन है, ये हमने टंगस्टन के पकड़ के जलाते हैं। इसके बाद जलाया तो क्या हुआ, पहले हमने घिसा होगा, यहाँ पे पहले इनने घिसा होगा तब जलाया, क्योंकि ये बिना घिसे जल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाता है, ठीक। अब ये जलाया तो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन बर्न्ड, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब जलता है भाई, तो क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बर्न। तो डार्जलिंग वाइट फ्लेम आती है भाई, डार्जलिंग वाइट फ्लेम, तो दिख रहा होगा कुछ चमकता ये कुछ चमक रहा है, तो क्या चमक रहा है, डार्जलिंग वाइट फ्लेम। पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। तो डार्जलिंग वाइट फ्लेम होती है, फ्लेम आती है, और एक वाइट प्रेसिपिटेट, कुछ वाइट कलर का भाई निकलता है, और वो वाइट कलर का क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा जल जल के नीचे गिर जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, याद आया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करना, प्लीज़ लर्न करना, मतलब समझ लो कि भाई मैंने लिया मैग्नीशियम रिबन, जलाया, डैज़लिंग फ्लेम आएगी और एक वाइट प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, थैंक्स भाई, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो भाई हम मिलेंगे आपसे सेकेंड लेक्चर में, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये आधा चैप्टर हमारा हो चुका है, इनिशियली हमारा आधे से ज़्यादा ही चैप्टर हो चुका है। तो भाई बाकी का जो चैप्टर है हमारा जो बचा है, अगर आप लोग और देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके एक दिन बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएगा, मतलब इसी चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, जिसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई टिल देन गुड बाय एंड भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो को। भाई अभी तक तुम लोग देख रहे हो तो, और ऐसी मज़ेदार चरकती भरकती वीडियोस आती रहेंगी, बिल्कुल मज़ेदार कंटेंट आएगा, मज़ा आएगा पढ़ाने में, पूरे साल की गारंटी हम लेंगे भाई, मज़ा करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय, बाय।